एजुकेशन को लेके किए, हेल्थ को लेके किए, जो हमने रेजोल्यूशंस लाए स्पेशल स्टेटस के लिए, वो भी एक बुनियाद थी। कोई ऐसा इशू हमारे मैनिफेस्टो में जिस पे हमने बात ना की हो, या जो हमने मैनिफेस्टो में डाला है उस पे हमने कहीं शुरुआत नहीं की। अब हर साल हम आपको, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हर गवर्नर ऑनरेबल एलजी साहब के एड्रेस के बाद हमारे मैनिफेस्टो पे ही डिस्कशन होना है। अच्छी बात है, हम भी किसी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ताकि 5 साल जब मुकम्मल होंगे, चाहे हम करना चाहते हो या ना हो, आप हमें इतना मजबूर करोगे कि मुझे लगता है 110% हमारा मैनिफेस्टो जो है कंप्लीट होके ही हम लोगों के पास चले जाएंगे। लेकिन आपका बड़ा वादा, अब मैं जानता हूं आप हुकूमत में नहीं हैं, तो जो आपने रोजमर्रा के बातों के वादे किए थे उस मैनिफेस्टो में, वो रह गए। उनका कोई जिक्र नहीं करेगा, कितनी सड़कें बननी है, कितनी नौकरियां लगनी है, वो सब हम वो आपसे पूछेंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ा आपका वादा लोगों के साथ था स्टेटहुड का, कि जम्मू कश्मीर को आप रियासत का दर्जा वापस दे दोगे। यह आपके मैनिफेस्टो में था। किस चीज के लिए आप इंतजार करवा रहे हो? अब क्या खता है यहां लोगों की? पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए आपने कहा लोगों से हिस्सा लो, स्टेटहुड वापस मिलेगा। लोग निकले, जोक बकजोक वोट दिए, वो इलेक्शन हुआ। फिर असेंबली के इलेक्शन, आपने लोगों से कहा कि 3 स्टेज प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। लोगों ने असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लिया, चाहे यहां वोट दिए, वहां दिए, यहां दिए, लेकिन दिए। अब जब स्टेटहुड की बात आ जाती है तो इसमें एक शोशा, हमारे बहुत ही सीनियर ऑनरेबल मेंबर श्यामलाल शर्मा जी स्टेटहुड की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ जम्मू की। और वो कह नहीं सकते कि उन्होंने ये कहा नहीं, क्योंकि हम सब ने वीडियो देखे। जिस गूगल का एलओपी साहब ने जिक्र किया, वो सबके फोन पे गूगल है। आप गूगल खोल के देखिए तो उसमें देखिए श्यामलाल जी ने क्या कहा कि कश्मीरियों पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता, ये एंटी नेशनल लोग हैं, इन्होंने मुल्क का साथ दिया नहीं, इनके वजह से जम्मू की तबाही हुई। कहा कि जेके बैंक में ज्यादा पैसा जो है वो जम्मू का है, और भी बहुत सी बातें की। और कहा इस बुनियाद पे जम्मू जो है वो कश्मीर से अलग किया जाना चाहिए। ना, हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, आप लोग जम्मू कश्मीर को अलग बांटने की बात करते हो, जम्मू के स्टेटहुड की बात करते हो, कश्मीर को आपने छोड़ ही दिया। लेकिन ये कहना कि कश्मीरियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं कहता हूं स्पीकर साहब, ये बहुत ही अफसोस की बात है। क्या कमी बाकी रखी कश्मीर के लोगों ने? ठीक है ना, अब कुछ लोग गलत रास्ते पे चले, कहीं ना कहीं वो उस बात की सजा काट रहे हैं, लेकिन आम कश्मीरी कहां ना अमन के खिलाफ रहा? आम कश्मीरी ने कहां मुल्क के खिलाफ जो है आंदोलन किया? हालात खराब रहे, वो मजबूर रहे। लेकिन पिछले साल जब पहलगाम का वाकया हुआ, क्या वो आम कश्मीरी नहीं थे जिन्होंने बाहर आके कहा कि ये हमारे नाम में नहीं? क्या वो कश्मीर का नौजवान नहीं था जो टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान खो गया? आदिल, पहलगाम का ही। मैं कितने बहादुर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के, अफसरों के नाम लूं जो इस मुल्क के खातिर कुर्बान हुए। और ये आज की बात नहीं है, 47 से लेके आज तक स्पीकर साहब, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। तब ना आप और मैं पैदा नहीं हुए थे जब कश्मीर में यह नारा बुलंद हुआ था। उनके पास बंदूकें नहीं थी, नकली बंदूकें बनाई दुश्मन को दिखाने के लिए। और जब तक हिंदुस्तान की फौज नहीं पहुंची, वो आम कश्मीरी था जिन्होंने कबायलियों को और वहां के घुसपैठियों को रोकने का काम किया। और फिर हम इन लोगों से कहें कि आप ही लोग हो जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता।
जिनके वजह से कश्मीर को जो है जम्मू से अलग करना चाहिए और जम्मू को अलग स्टेट मिलना चाहिए, ये निहायत ही अफसोस की बात है ना, और ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन होश करें ना, जो आप मांगते हो क्या वो आप लेने के लिए भी तैयार हो? लद्दाख का हाल देखें ना, लद्दाख ने भी बड़े धूमधाम से यूटी मांगा था। जिस शख्स ने 5 अगस्त 2019 को शायद सबसे ज्यादा मिठाइयां बांटी, आज वो जोधपुर में आप सबका मेहमान बैठा हुआ है। हर लद्दाख के फंक्शन में उस बेचारे को सामने खड़ा किया जाता था। हर ऑफिशियल फंक्शन में अगर और किसी का जिक्र होता था या नहीं होता था, उस शख्स का होता था। हर फ्लैग होइस्टिंग पे वो लद्दाख के सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। आज वो शख्स जोधपुर के जेल में सड़ रहा है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो नौजवान, लद्दाख के नौजवानों को वो क्या है, बांग्लादेश और नेपाल के पैटर्न पे उकसाने का काम कर रहे थे। ये हमने लद्दाख का हाल किया हुआ है। कहीं ऐसा ना हो ना, आप जो जम्मू को कश्मीर से अलग करने की बात कर रहे हैं, उनका भी यही इरादा है कि जम्मू का भी वो हाल करें जो लद्दाख का हाल किया उन्होंने। अब स्टेटहुड को जोड़ के आज एक नई बात सामने आई है ऑनरेबल एलओपी साहब की तरफ से कि स्टेटहुड हमें मिल जाएगा तब जब मोदी जी मुतमईन होंगे कि यहां गोलियां नहीं चलेंगी। यही कहा उन्होंने, ठीक? जो पिछले साल गोलियां चली, बम फटे, हमारे बेगुनाह टूरिस्ट मारे गए, वो किसका कसूर ना? वो किसका फेलियर? क्योंकि अगर आप हमें कहते हो कि हम जैसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता जम्मू कश्मीर को ठीक तरह से चलाने का, ठीक है, हम नाकाबिल लोग हैं, हम नहीं चला सकते। पिछले साल क्या काबिलियत की सबूत दिखाई आप लोगों ने? बताएं ना, हमारे दौर में कभी इस तरह टूरिस्टों को बेरहमी से मारा गया क्या? कभी भी? छोड़िए हमारे 6 साल, आपके 3 साल, 90 से लेके 96 तक भी इस तरह टूरिस्टों को जमा करके बेरहमी से नहीं मारा गया ना। अब अगर आप हमें कहते हो कि बंदूक जब खामोश होंगे तब जाके आपको स्टेटहुड मिलेगा, तो बताइए ना हो क्या रहा है? और इसके लिए मैं किसका गिरबान पकड़ूं? जिन इलाकों को हमने अपनी हुकूमत में बड़ी मुश्किल से मिलिटेंसी से खाली करवाया, उनमें अगर आज दोबारा एनकाउंटर हो रहे, उधमपुर में 3 दिन पहले आप लोग तो अपने आप को शाबाशियां दे रहे थे। एक ऑनरेबल मेंबर उठ के वो क्या कहा उन्होंने, अटेंशन क्या कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सर, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे बहादुर सैनिकों ने जैश या लश्कर या कोई उनके मारे, बड़ा अच्छा किया। मैंने उसी वक्त डिप्टी सीएम साहब से पूछा, मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आए कहां से? उधमपुर पहुंचे कैसे? क्या क्या रहे थे वो वहां पे? एलओपी साहब ने कहा कि इस बार कोई लोकल रिक्रूटमेंट नहीं हुई। बड़ी अच्छी बात है अगर नहीं हुई, लेकिन दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कौन थे? उस वक्त तो आप हाइब्रिड मिलिटेंट की बात करते हो, उस वक्त आप एजुकेटेड मिलिटेंट की बात करते हो। मैं तो कहता हूं अच्छा होता अगर वो कश्मीर का नहीं होता। आपने क्या नया टर्म, व्हाइट कॉलर टेरर, व्हाइट कॉलर टेरर, क्योंकि वो डॉक्टर था। तो ये आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो ना? अगर आप कहते हो रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो फिर दिल्ली का ब्लास्ट कैसे?
कहीं ना कहीं तो आपके कहने में और जमीनी हकीकत में फर्क है, और ये होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस सब का इलाज तो आपने 2019 में रखा था। स्पीकर साहब, क्या उस वक्त मुल्क को यह नहीं कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में अलायदगी पसंद, मिलिटेंसी, करप्शन, इन सब चीजों के लिए जो है 370 जिम्मेदार है, और अगर जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा आप हटा दोगे ये सारा ठीक हो जाएगा। 19 से लेके आज 26 है, आज भी हम मिलिटेंट मार रहे हैं, आज भी एनकाउंटर हो रहे हैं, आज भी क्रैकडाउन हो रहे हैं। यहां मेरे दोस्तों को जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन की बात बीच बीच में याद आ जाती है। जब इनके पास और कुछ रहता नहीं है लोगों को बेचने के लिए, तो जम्मू के डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है। ये जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन की बात आपको जब दरबार मूव बंद हुआ और उसको बड़ा चढ़ा के यूनियन बजट का एक हिस्सा बनाया गया, मैंने वो तकरीर पढ़ी जिसमें बड़े फख्र से कहा गया था यूनियन बजट में कि नाउ द दरबार मूव इन जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री। उस वक्त ये आवाज कहां गई थी आपकी? जो लोग ज्यादा जम्मू को जानते भी नहीं हैं, उन लोगों तक मुझे कहा कि पिछले साल के बाजारों में और इस साल के बाजारों में जमीन आसमान का फर्क। आज जम्मू के बाजारों में एक चहल है, एक नई एक जिंदगी, एक रोशनी आई है, एक रौनक है। दुकानें भरी हुई हैं, होटलें भरे हुए हैं, कारोबार चल रहा है। जम्मू के साथ सबसे बड़ी अगर नाइंसाफी हुई है पिछले कई सालों में, जम्मू के साथ अगर सबसे बड़ा धोखा हुआ है पिछले सालों में, वो जम्मू के दरबार मूव को कैंसिल करने का धोखा, जिसको इस हुकूमत ने दुरुस्त करके जम्मू को वापस ठीक किया। लेकिन स्पीकर साहब, डिस्क्रिमिनेशन की बात वो लोग करें जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन होते हुए उसको रोकने की कोशिश नहीं की, ये भी अफसोस है। ये हम लोग हैं जिन्होंने हमेशा जम्मू और कश्मीर को बराबर रखने की कोशिश की। अगर एक तरफ यूनिवर्सिटी, दूसरे तरफ यूनिवर्सिटी, अगर एक तरफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दूसरे तरफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मुझे अभी भी याद है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में हमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक IIM मिला, और झगड़े शुरू हुए क्योंकि दोनों तरफ को सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए थी, और हमसे फैसला हो नहीं रहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां बने और IIM कहां बने। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मिलने गया, मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा ना, ये जम्मू और कश्मीर के लिए बहुत मुश्किल होगा, आप मेहरबानी करिए हम पे, ये IIM आप वापस ले लीजिए, आप हमें 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दीजिए। और उन्होंने हमारी बात को तस्लीम किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 2 आई, लेकिन उसके बाद निजाम बदला, जम्मू कश्मीर को IIT और IIM मिले। कितना अच्छा होता अगर एक IIT IIM डिवाइड होते, एक वहां लगता, एक यहां लगता। हमें भी लगता है ना, हाँ जी, कोई है जो वाकई डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना चाहते हैं। अब यूनिवर्सिटी या IIT IIM तो दूर की बात, ब्रांच तक नहीं खुला ना। अब अफसोस होता है जब मैं एहसान परदेसी साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजरता हूं, DPS चौक के तरफ लेफ्ट साइड पे वो पार्क पे गेट के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, साइट फॉर ब्रांच कैंपस ऑफ IIT, है ना, सिर्फ बोर्ड IIT, बना कहीं पे नहीं। और फिर ये हमें कहें कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन।
ना, डिस्क्रिमिनेशन तो तब हुआ जब आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बंद कराया। मैं आज भी स्पीकर साहब हैरान होता हूं कि बाकी मुल्क में लोग तरसते हैं कि कहीं हमें मेडिकल कॉलेज मिले, और ये लोग हैं जो मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद उसको बंद करा देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें मुसलमान बच्चों की अक्सरियत ज्यादा थी। अब अगर उनको नहीं चाहिए थे ये बच्चे, माइनॉरिटी कॉलेज बनाते। जब इन्होंने नीट का सिस्टम तस्लीम किया तब इनको मालूम था कि एडमिशन सिर्फ मेरिट पे होंगे, लेकिन वो अंग्रेजी में कहावत है, यू कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। आपको अपने नाक से गिला है तो आप अपने पूरे चेहरे को तबाह करोगे। इनको गिला था कि वो ज्यादा अक्सरियत मुसलमान बच्चों की थी, पूरी कॉलेज की कॉलेज इन्होंने बंद कराई। अब कहते हैं हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दे दो। अब स्पीकर साहब, लॉ यूनिवर्सिटी में भी मेरिट पे ही एडमिशन होता है। मैं कैसे मानूं कि कल को अगर मेरिट के जरिए जम्मू के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मुसलमान बच्चों की अक्सरियत ज्यादा होगी, ये फिर एहतजाज करके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को ही बंद करा देंगे और फिर मिठाइयां बांटेंगे, फिर खुशियां मनाएंगे, फिर कहेंगे ये हमारी आस्था की बात है ना। आपकी आस्था पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन अगर आप वाकई इसको बचाना चाहते हो तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट करार करिए इसको। हम ग्रांट इन एड जो थोड़ा बहुत हम देते हैं उसकी जरूरत भी नहीं है आपको, अच्छा खासा चढ़ावे का पैसा आता है। मेरी एक ऑनरेबल एलओपी साहब और इनके साथियों से एक गुजारिश है, क्योंकि मुझे याद है इन्होंने कहा कि इन्होंने मिठाइयां नहीं बांटी, खुशी नहीं मनाई, लेकिन मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के खिलाफ पहला डेलीगेशन जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गया वो आप लोगों का ही गया था। उसके बाद आपने मिठाइयां बांटी या नहीं बांटी, इश्यू आपने बनाया। इसका हल भी मैं आपको दे देता हूं। लेकिन मैं बच्चों को मजहब के तराजू में नहीं तोलता। मेरे लिए स्टूडेंट मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सारे बराबर हैं। अब इस मेडिकल कॉलेज पे जो मैंने पढ़ा है, पूरी जानकारी है नहीं, शायद कोई 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा है। ये जाया नहीं होना चाहिए। मेहरबानी करके आप इस मेडिकल कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस दिलवाइए। नहीं पढ़ेंगे हमारे मुस्लिम बच्चे, हमें कोई एतराज नहीं, हम इनको कहीं और एडजस्ट कर देंगे। जैसे हमने आई डिडंट डिस्टर्ब यू, प्लीज लेट मी स्पीक। आप माइनॉरिटी कॉलेज करार करिए, क्योंकि मुझे इस बात से गर्ज है कि हमारे आने वाले जो हमारी नस्ल है उनको मौके जो हैं वो मिलते रहें, डॉक्टर पैदा हों। क्योंकि डॉक्टर जो है वो मजहब के बुनियाद पे इलाज नहीं करता। मैंने आज तक जम्मू कश्मीर में एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं देखा है जो मजहब के बुनियाद पे इलाज देता हो। तो ठीक है, इस मेडिकल कॉलेज में अक्सरियत हिंदू बच्चों की होगी, लेकिन बनेंगे डॉक्टर, बनेंगे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर, सर्विस करेंगे किश्तवाड़ में, डोडा में, जम्मू में, कठुआ में, श्रीनगर में, कुपवारे में, बड़गाम में, गांदरबल में, कहीं पे भी करें। ये मेरी मोतबाना आप सबों से गुजारिश है। माइनॉरिटी स्टेटस करार करके इस मेडिकल कॉलेज को दोबारा शुरू करिए, ताकि आपके चॉइस के मुताबिक इसमें स्टूडेंट्स आए, वो डॉक्टर बने, और वो डॉक्टर बनने के बाद यहां जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करें। ये मेहरबानी करके मेरी गुजारिश आप ले लीजिए। अब
गवर्नर साहब के खुतबे के बाद हमारे खासकर ऑपोजिशन के मेंबर्स जो हैं वो हमें गिनवाते हुए थकते नहीं हैं कि आप ये सब तो मोदी जी की देन है, टनल मोदी जी, PMGSY मोदी जी, सारा कुछ वो ठीक है, हमें अपने हक का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मैं उस बात पे जाऊंगा नहीं। लेकिन मुझे एक प्रोजेक्ट ऐसा बताइए ना जो बिना स्टेट गवर्नमेंट या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के ताउन के बिना जो है वो मुकम्मल हो सकता है। एक भी सैंक्शन जरूर वहां से आता है, लेकिन जब तक यहां की गवर्नमेंट का उसमें हाथ ना हो इंप्लीमेंटेशन आप लोगों से होगा ही नहीं। अब मिसाल के तौर पे मेरे साथी यहां कठुआ के बैठे हुए हैं, इनका वो इंटीग्रेटेड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का जो जमीन के मामले में फंसा हुआ है, फंसा है, सॉरी कटरा, सॉरी कटरा जमीन के मामले में फंसा हुआ है। प्रोजेक्ट मरकज से आया है, लेकिन जब तक हम उसमें पूरी तरह से जो है अपना रोल अदा नहीं करते तब तक प्रोजेक्ट यहां बनेगा नहीं। तो जब हम इन प्रोजेक्टों को गिनते हैं यहां पे, हमारी कोशिशों के बिना ये प्रोजेक्ट जो है कभी पूरे होंगे नहीं। अगर हमारे बिना आप कर सकते हो करिए, हम भी देखें, नहीं कर सकते हो तो अगर हम भी इनको गिने क्या एतराज है। अब शासकी को लेके यहां बात हुई, आप माने ना शासकी को यहां लाना इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है, और अभी तक जम्मू कश्मीर को यह ना मिलना ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ था। जो लोग नहीं जानते शासकी है क्या चीज, मैं समझाऊंगा आपको। कोविड के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए नई स्कीम लाई। ये कहा कि आप मर्जी के मुताबिक पैसा हमसे मांगिए, 50 साल बिना इंटरेस्ट के ये हम आपको कर्जे के तौर पे देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा, और 50 साल के बाद जो है आपको इसको वापस देना होगा। लेकिन नाम क्या रखा इसका? स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, SASCI, स्टेट्स। जैसे ही नाम में स्टेट का जिक्र हुआ, जम्मू कश्मीर को दायरे से बाहर रखा। अच्छा, जब मैं दिल्ली की मीटिंगों में बैठूं और मैं बाकी रियासतों से सैसकी कोई 5,000 करोड़, कोई 6,000 करोड़, मैंने अपने अफसरों से पूछा, मैंने कहा हमारा, कहा ना हम इसमें कहीं है नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा ना क्योंकि वी आर यूटी, द स्कीम इज ओनली फॉर स्टेट्स। मैंने कहा ये तो फिर हमारे साथ धोखा है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा ना हमारी क्या खता है, हमें भी दे दीजिए। और ये कोविड के वक्त से शुरू हुआ। कोविड कब हुआ था स्पीकर साहब? 21 में। 21 में अगर स्कीम शुरू हुआ, आज 26 है, मतलब 5 साल। अगर ये 3,000 करोड़ हमें साल के मिलते, इन 5 साल के लिए 15,000 करोड़ रुपए अभी तक जम्मू कश्मीर पे खर्च हुए होते, नहीं मिले। मैं शुक्रगुजार हूं वजीर आजम साहब का, होम मिनिस्टर साहब का और फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का कि उन्होंने मेरी इस बात को तस्लीम की कि ये जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी थी, और इस साल से जम्मू कश्मीर के साथ साथ शुक्र है दिल्ली और पौंडीचेरी को भी इस बात का फायदा हुआ, उन्हें भी शासकी के इसमें दायरे इख्तियार में लाया गया और ये पैसा हमें आना शुरू हुआ। मैं उन लोगों में से नहीं हूं ना जो अगर कोई अच्छा काम हो जम्मू कश्मीर के लिए मैं उसका शुक्रिया ना करूं। जहां जहां वजीर आजम का हमें साथ मिलता है, होम मिनिस्टर साहब का साथ मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का साथ मिलता है, मैं शुक्रिया करता हूं। इसके लिए बीच बीच में मेरे जो दोस्त हैं खरा साहब वगैरह, वो थोड़े नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनको ठीक नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया क्यों करूं या उनके बारे में अच्छे अल्फाज क्यों दोहराऊं। उस चीज का नतीजा फिर आज की तकरीर हो जाता है। लेकिन ठीक है ना, हम दोस्त हैं, आपस में थोड़ा बहुत ये तू मैं का सिलसिला जो है ये चलता रहता है।
लेकिन हम स्पीकर साहब जो प्रोजेक्ट लाते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑनरेबल एलओपी साहब ने बड़ी जोरदार तकरीर की यहाँ पे, खत्म करने के बाद सलाथिया साहब ने भी उनका पीठ ठपठपाया, श्यामलाल शर्मा जी ने भी पीठ ठपठपाया, बहुत अफसर अच्छा। काश हमारी तरह ये लोग भी ना इन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। किश्तवाड़ के पावर प्रोजेक्ट्स का जो इन लोगों ने हाल किया, आज वो कंपनियां छोड़ने की सूरत में आए हुए हैं, भागना चाहते हैं। और स्पीकर साहब, ये मेरा कहना नहीं है, ये वो कंपनी वाले हैं। उसके बाद अब मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला, मैं खामोशी से आपका सुनता रहा। सुनील जी, 3 दिन से खामोशी से मैं सुनता रहा। वो मेरा कलेजा है ना, एक भी ऑनरेबल मेंबर की बात पे मैंने टोका टोकी नहीं की। हालांकि सुनील शर्मा, अपने सतीश शर्मा साहब की तरह मैं भी चाह रहा था कि नीचे से स्प्रिंग लगे तो मैं भी उछल कूद करूं और मैं भी बीच में थोड़ा टोका टोकी करूं, लेकिन टोका टोकी करने के बजाय मेरी कोशिश रही कि मैं चुप करूं। लेकिन अब ये मेरा कहना नहीं है, कंपनियों ने कहा कि हमें इतना सताया जा रहा है वहां पे, मुलाजमत के मामले में, ठेकों के मामले में, गाड़ी किसकी लगे ना लगे, ये पार्टी और मजहब, इन 2 चीजों के अलावा और कोई चीज देखा नहीं जा रहा है। प्रोजेक्ट हम लाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल कोई और करे, और फिर हमें यहां गुड गवर्नेंस की वो लोग सबक देना शुरू करें। स्पीकर साहब, ये थोड़ा बहुत जो है इसमें थोड़ा सा एक हमें फर्क सा लगता है। अब एक ऑनरेबल मेंबर ने मेरे बारे में कहा, तारिगामी साहब ने कहा कि मैंने शायद ये कहा कि अफसर मुझे काम नहीं करने देते या अफसर मेरी बात नहीं सुनते। हाँ, आपने यही कहा था, आपने कहा कि the chief minister said that officers don't listen to him.